वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 27 मई के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अब जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो अपर पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हो आप, लोअर पीसीएस का मेंस लिख रहे हो, एफआरओ मेंस हो, एडवोकेट जनरल का पेपर हो, या कोई भी एग्जाम अगर आप उत्तराखंड का लिख रहे हैं या यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पर करते रहिए, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। गाइज, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये है 27 में करंट अफेयर्स गाइज। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। साथ साथ बताना चाहूँगा, एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए, मेंस के लिए, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि इनकी पीडीएफ्स उनको मिलती रहे, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 मई के करंट अफेयर्स। सबसे फर्स्ट न्यूज़ आ रही है GS1 से। वर्ल्ड मेटियोलॉजी डे 2022 सेलिब्रेट किया जा रहा है CSIR NPL पे। तो CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो लैब है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो कस्टोडियन है भारत की नेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। NPL को, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को जिम्मेदारी दी गई थी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कि भारत में जो भी नेशनल मेजरमेंट होगी, उसका जो कस्टोडियन है या उसकी जो जिम्मेदारी है, ये आपकी होगी। एंड प्रोवाइड्स ट्रेसेबिलिटी टू SI यूनिट्स इन इंडिया। और भारत में जो SI यूनिट्स एप्लीकेबल होंगी वो नेशनल फिजिकल लैब ही करवाता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ही उसको भारत में इम्प्लीमेंट करवाती है। CSIR NPL न्यू दिल्ली इन एसोसिएशन विद मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया organized the World Meteorology Day on 20th May 2022 to commemorate the anniversary of the signing of the Meteor Convention on 20th May 1875। तो भारत में CSIR NPL ने मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया। और ये 20 मई को क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन मेट्रिक कन्वेंशन साइन हुआ था 1875 में। तो इस बार की जो थीम थी 2022 की, वो थी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल पूछ सकते हैं आपसे। मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा, ये इसकी थीम थी। जॉइंटली बाय द, जिसको अनाउंस किया जॉइंटली किसने? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस थीम को लॉन्च किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू कॉमोरेट द 250th बर्थ एनिवर्सरी, 250वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है राजा राम मोहन रॉय जी की, जो 22 मई 2022 से लेके 22 मई 2023 तक पूरे एक साल भर सेलिब्रेट किया जाएगा उनके 250th बर्थ एनिवर्सरी। तो अब 250th बर्थ एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। राजा राम मोहन रॉय के ऊपर यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून को और 12 जून को, या तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, नहीं तो फिर इनके ऊपर मेंस में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो क्योंकि न्यूज़ में है, तो इसलिए इनके ऊपर सवाल बनना बहुत ज़्यादा लाजमी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं GS2। देखिए GS2 की क्या न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले की लिस्ट ऑफ MOUs और अरेंजमेंट साइंड एंड एक्सचेंज ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू लुम्बिनी नेपाल। प्राइम मिनिस्टर का जो नेपाल विजिट रहा, जो शॉर्ट टर्म के लिए था, वो लुम्बिनी गए थे। गौतम बुद्ध जी की जो गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं। तो किस किस चीज़ के MOUs हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये MOUs आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो पहला जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी पे इनके साथ साइन हुआ है। किसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए? डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़। तो डॉक्टर अंबेडकर की एक चेयर बनाई है, अंबेडकर चेयर है। इसमें क्या होते हैं? इसमें कुछ लेक्चर्स होते हैं जिसमें कि वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो होंगी वो करवाई जाएंगी। तो वहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को। तो ये एक MOU साइन हुआ है इस चीज़ का। दूसरा MOU साइन हुआ है ICCR के बीच में और CNAS के बीच में, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICCR चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़। यहाँ पे इंडियन स्टडीज़ के लिए हुआ है। नेक्स्ट MOU साइन हुआ है ICCR और काठमांडू यूनिवर्सिटी में, ये भी इंडियन स्टडीज़ के लिए साइन हुआ है। फिर MOU साइन हुआ है काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में, जो कि नेपाल में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इंडिया के बीच में साइन हुआ है। फिर एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल की और IIT मद्रास के बीच में फॉर जॉइंट डिग्री प्रोग्राम एट मास्टर लेवल की। मास्टर लेवल पे एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम होगा, यानी कि काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल की और भारत की IIT मद्रास जो है, दोनों मिलकर किसी स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी, जॉइंट डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके ऊपर एक मास्टर प्रोग्राम मास्टर लेवल पे, तो इसके लिए एक MOU साइन हुआ है।
और दूसरा और जो बाकी नेक्स्ट एमओयू साइन हुआ है वो एक एग्रीमेंट हुआ है SJVN में, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुण 4 प्रोजेक्ट। तो अरुण प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए SJVN में और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में भी MOU साइन हुआ है। तो ये सभी MOUs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में, या जब आप इंडिया नेपाल रिलेशंस के ऊपर सवाल लिखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जब भी क्वेश्चन बनता है, इंडिया नेपाल के ऊपर अगर जब भी क्वेश्चन बने तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनर किया है विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू फर्दर बिल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम इट्स इकोसिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो मिनिस्ट्री है उसने अपने ऑफिसर्स का बिल्डअप करने के लिए, अपने ऑफिसर्स की स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से MOU साइन किया है। तो मिशन कर्मयोगी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, विच इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपेरिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, कि कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यानी कि क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑफिसर्स की मिशन कर्मयोगी एक एक्सपेरिमेंट चलाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। एंड मॉडर्नाइजिंग द माइंडसेट, कि माइंडसेट को मॉडर्नाइज करना है, मेथोडोलॉजी एंड स्किल सेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली पार्टनर्ड विद द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर MSD ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा, जिसको लॉन्च किया है डॉक्टर विवेक ओबेरॉय ने, जो कि चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने प्रिपेयर करी है। इसके ऊपर इसमें क्या होगा उसको डिटेल में भी हम देखेंगे। वैसे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देखना। द रिपोर्ट हैज़ बिन रिटन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इसको लिखा है एंड प्रेजेंट्स अ होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द डेप्थ एंड नेचर ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, कि भारत में कितनी गहराई में जाकर उन्होंने बताया है कि कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, असमानता है दो पक्षों में, चाहे वो मेल फीमेल हो, रूरल अर्बन हो, कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, महिलाओं में, पुरुषों में, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से इनइक्वालिटी है, उसको सब चीज़ों को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है कि इंटरनेशनल योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज टू कम अप इन सिक्किम। तो इंटरनेशनल योगा और नेचुरोपैथी का जो कॉलेज है वो सिक्किम में खुलने जा रहा है। तो 30 बेड का सोआ रिक्पा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है एक तो सिक्किम में, योगा एंड वेलनेस सेंटर्स एट एवरी ग्राम पंचायत इन द सेंटर, और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खुलेगा सिक्किम में अंडर सैटेलाइट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे या ऐसे में लिख सकते हैं। जो भी आपका मेंस का क्वेश्चन होता है पॉलिटी पे, गवर्नेंस पे, जब भी आपके ऊपर सवाल आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो, तो आप यहाँ पे ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि सिक्किम में इस तरह से गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है, वहाँ पे सिक्किम में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलपमेंट होगा या ये विकास वहाँ पे होगा। तो ये चीज़ें जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, ये करंट की चीज़ें जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे अपने पेपर में, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट टोक्यो जापान। तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा और USA की सरकार के द्वारा। तो ये जब इंडिया USA रिलेशंस के ऊपर जब सवाल बनते हैं तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो IIA है सुपरसीड्स द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ US इन द ईयर 1997। तो इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट है कि जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या इंसेंटिव दिया जाएगा, तो ये जो एग्रीमेंट है ये पहले USA की सरकार और भारत की सरकार में 1997 में साइन हुआ था और उसके बाद इसको अब 2022 में साइन किया गया है, जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टोक्यो विजिट किया था। Significant developments have taken place since the signing of the earlier IIA in 1997, including the creation of a new agency called DFC। तो एक DFC भी बनाई गई थी, इसका नाम था डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी भी बनाई गई थी और गवर्नमेंट ऑफ USA एज अ सक्सेसर एजेंसी ऑफ द erstwhile ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ अ रीसेंट लेजिस्लेशन ऑफ USA द बिल्ड एक्ट 2018। पहले एक OPIC हुआ करता था, ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो USA की सरकार चलाती थी, जो ये देखती थी कि ओवरसीज़ यानी कि USA से बाहर जिस भी देशों में इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो क्या फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो उस चीज़ को पता करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। लेकिन बाद में 2018 में एक बिल्ड एक्ट पास किया यूएसए ने, और उसके बाद उसका नाम चेंज करके डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी कर दिया गया, डीएफसी रख दिया गया। IIA has been signed to keep pace with the additional investment support programs offered by DFC such as, अब क्या क्या प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं, जैसे कि डेट के लिए हो गया यानी कि कर्ज के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट गारंटी, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस के लिए, फिजिबिलिटी स्टडीज़ फॉर पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड ग्रांट्स। यानी कि ये भी देखना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे जिस पे पैसे लगाने जा रहे हैं, क्या वो जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो फिजिबल हैं। द एग्रीमेंट इज़ द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डीएफसी। ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल रिक्वायरमेंट है डीएफसी के लिए। जो आईआईए का जो डॉक्यूमेंट है जिसको साइन किया गया है दोनों देशों के द्वारा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, जिस तभी डीएफसी यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी काम कर सकता है। टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इन इंडिया, डीएफसी और द प्रोड्यूसर जो कि ओपीआईसी था, एजेंसीज आर एक्टिव इन इंडिया सिंस 1974। वो 1974 से एक्टिव है भारत में, एंड हैव सो फार प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट वर्थ $5.8 बिलियन की $5.8 बिलियन का भारत में अब तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और विच 2.9 बिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और 2.9 अभी भी बचा है जो होना बाकी है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, हेल्थ से न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पीएम एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस ऑन द एंटायर टीम ऑफ आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स के ऊपर खुशी जताई गई है प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि उनको WHO के जो डायरेक्टर जनरल का जो अवार्ड होता है वो मिला है। उनको अवार्ड कौन सा मिला है? WHO डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। तो उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड प्रोवाइड किया गया है भारत की आशा वर्कर्स को। तो द एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स, यानी कि आशा जो महिलाएं हैं, जो आशा सखाई होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, जो कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं भारत में, 10 लाख से भी ज़्यादा हैं, ऑनर्ड फॉर द क्रूशियल रोल इन लिंकिंग द कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम, की पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए, एंड इंश्योरिंग दैट दोज लिविंग इन रूरल पॉवर्टी कैन एक्सेस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महंगी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़वाने के लिए ये लोग काम करती हैं, आशा वर्कर्स काम करती हैं, जो कि अपना में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इसको देखते हुए WHO डायरेक्टर जनरल्स का जो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड है वो आशा वर्कर्स को दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी हेल्ड एट मैसूरू इन कर्नाटका ऑन 21 जून 2022। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब से इंटरनेशनल योगा डे मनाना स्टार्ट किया गया है विश्व भर में, तब से जो 8वां इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो मनाया जाएगा 21 जून को, वो कहाँ पे मनाया जाएगा? वो कर्नाटका के मैसूरू में मनाया जाएगा। वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे योगा करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे इतना पूछ सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि 8वां इंटरनेशनल योगा डे, पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कौन से नंबर का है, तो ये 8th है। और किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। और इस बार कहाँ पे मनाया गया था? ये मैसूर कर्नाटका में मनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है टेलीकम्युनिकेशन से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्चेस गति शक्ति संचार पोर्टल। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल, जिससे कि एक सेंट्रलाइज्ड वे में राइट ऑफ अप्रूवल हो जाए, राइट ऑफ वे अप्रूवल हो जाए। यानी कि न्यूली लॉन्च्ड गति शक्ति संचार पोर्टल विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ राइट ऑफ वे एप्लीकेशंस एंड परमिशंस अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि पूरे देश भर में जो राइट ऑफ वे एप्लीकेशंस होती हैं, कि अगर आपको कोई भी अपनी एप्लीकेशन देनी है अप्रूवल करवाने के लिए, तो वो बहुत तेज़ी से हो सके, बहुत स्ट्रीमलाइन वे में हो सके, तो उसके लिए जो गति शक्ति संचार पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द विजन एरियाज ऑफ द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एट द कोर, कि जो भारत में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन चल रहा है कि भारत की जितने भी विलेज पंचायत हैं सभी को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, उसके तहत ही काम करेगा। विच आर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, की ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मिलनी चाहिए हर सिटीजन को। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड एंड इन पर्टिकुलर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, कि डिजिटल एम्पावरमेंट होना चाहिए, यानी डिजिटल सशक्तिकरण होना चाहिए तो सभी लोगों का। तो इस चीज़ के ऊपर एक काम करेगा गति संचार पोर्टल। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन वाज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन 2019। तो 17 दिसंबर 2019 को नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन सेटअप किया गया था टू फैसिलिटेट यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में स्पेशली अगर हम बात करें, तो पूरे भारतवर्ष में ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिलनी चाहिए सभी लोगों को। इसके लिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, न्यूज़ है लैब ग्राउंड डायमंड्स की। अब डायमंड्स एक तो खदानों में से निकलते हैं, उसके साथ साथ कुछ डायमंड्स ऐसे हैं जो अब साइंस की लैब्स में, टेक्नोलॉजी लैब्स में भी ग्रो कर सकते हैं, और ये बिल्कुल डायमंड्स ऐसे ही लगते हैं जैसे कि नेचुरल डायमंड होते हैं। इंडिया contributes around 15% in global production of lab grown diamonds, which is it is presently self sufficient। तो भारत दुनिया भर में जितने भी लैब ग्रोन डायमंड्स बनते हैं तो उसमें से 15% डायमंड जो हैं वो भारत प्रोवाइड करता है। लैब ग्रोन डायमंड्स वो डायमंड्स होते हैं विच आर ग्रोन इनसाइड अ लैब यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको डेवलप किया जाता है। दैट रेप्लिकेट्स द नेचुरल डायमंड ग्रोइंग प्रोसेस, जो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से कि नेचुरल डायमंड ग्रो का जो प्रोसेस है बिल्कुल उसी तरह से डेवलप होता है। एंड द रिजल्ट इज़ अ मैन मेड डायमंड। तो रिजल्ट क्या है, वो मैन मेड डायमंड होगा। दैट इज केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली द सेम एज दोज ग्रोथ बिनाइड द अर्थ सरफेस। और ये वो बिल्कुल केमिकली हो, फिजिकली और ऑप्टिकली बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो धरती के अंदर डेवलप हुआ हो। तो अब जब भी आप ज्वेलरी शॉप पे जाएं और वहाँ पे डायमंड की कोई चीज़ खरीदें तो एक बार उनसे ये जरूर पूछना कि ये जो डायमंड है ये नेचुरल डायमंड है या मैन मेड डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड है। तो ये इस चीज़ के ऊपर अब आपको ज़रूर पूछना है जब भी आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स कैन बी क्रिएटेड बाय टू प्रोसेस। अब लैब ग्रोन डायमंड जो है दो तरह के प्रोसेस से बनता है। एक तो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रोसेस से, जो कि चाइना यूज़ करता है, और भारत जो यूज़ करता है या यूएसए जो यूज़ करता है वो है केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस, जिसको भारत और यूएसए दोनों यूज़ करते हैं। बिसाइड्स ज्वेलरी इंडस्ट्री, लैब ग्रोन डायमंड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कंप्यूटर की चिप्स में, सैटेलाइट्स में, 5G नेटवर्क में, एज दे कैन बी यूज इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। उनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इट हैज़ पोटेंशियल टू ऑपरेट एट हायर स्पीड्स। बहुत हाई स्पीड्स पे यूज़ करने की उनके अंदर कैपेसिटी है, वाइल यूजिंग लेस पावर देन द सिलिकॉन बेस्ड चिप्स। और सिलिकॉन बेस्ड चिप्स से वो बहुत कम पावर भी कंज्यूम करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड्स टू यूएसए। अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड्स, यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, हांगकॉन्ग को करता है, यूएई को, इसराइल और बेल्जियम को। तो यूएसए अकाउंट फॉर अराउंड 67% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, फॉलोड बाय हांगकॉन्ग विद अ शेयर ऑफ 14%। तो यूएसए में जो भारत का जितना भी एक्सपोर्ट जाता है, ज़्यादातर 67% एक्सपोर्ट जो है भारत का यूएसए में चला जाता है। नेक्स्ट डिफेंस की न्यूज़ आ रही है कि रक्षा मंत्री लॉन्चेस, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उन्होंने लॉन्च किए हैं दो इंडिजिनस फ्रंटलाइन वॉरशिप्स। एक तो सूरत जिसको गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है, और एक है उदयगिरी जिसको स्टेल्थ फ्रिगेट कहा जा रहा है। इनको मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो सूरत जो है ये 4th गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है P-15B क्लास का, और जो उदयगिरी है ये 2nd स्टेल्थ फ्रिगेट है P-17A क्लास का। दोनों वॉरशिप्स को डिज़ाइन किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने मिलके, जिसको कहाँ पे बनाया गया है, डिज़ाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने किया है और बनाया गया है MDL मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने साइन किया एक MOU विद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, तो फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर। ये MOU साइन किया गया है जिससे कि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके उन स्कीम्स का जो कि एनहांसमेंट करेंगी या बढ़ावा देंगी कॉम्पिटिटिवनेस को इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर। तो MOU के हिसाब से NRDC जो है वो कंडक्ट करेगा एक्टिविटीज़ जैसे कि इवेल्युएशन करेगा, रिव्यू करेगा स्कीम का, मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि वहाँ पे IPR होंगे उनका मैनेजमेंट होगा, एंड कमर्शलाइजेशन सपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट्स डेवलप्ड अंडर द कैपिटल गुड्स स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो ये इसका काम जो है वो कौन करेगा, वो सारा काम नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस 2018 में लॉन्च की गई थी, 2019 में लॉन्च की गई थी बेसिकली। 2018 या इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से कहा जा रहा था क्योंकि 2018 में इसको लॉन्च करना था, लेकिन वो लॉन्च होते थे ट्रेन 19 हो गई क्योंकि 2019 में लॉन्च किया गया। द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 15 फरवरी 2019 और न्यू दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट। तो नई दिल्ली से कानपुर इलाहाबाद होते हुए वाराणसी का जो रूट था, पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वहाँ पर लॉन्च की गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है वो एक रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे ये ट्रेन को बनाया जा रहा था। हैज़ बिन द फोर्स बिहाइंड अ कम्प्लीटली इन हाउस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, की पूरी ये भारत में ही तैयार की गई है। इन हाउस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड वर्किंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन जस्ट 18 मंथ्स। तो 18 महीने में बनकर, यानी कि 1.5 साल में बनकर ये तैयार हो गई थी वंदे भारत ट्रेन। फिर उसके बाद आविष्कार हाइपरलूप एक पैशनेट स्टूडेंट लेड टीम है IIT मद्रास की,
कमिटेड टू चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया बाय डेवलपिंग स्केलेबल हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज़। तो भारत में हाइपरलूप को डेवलप करने के लिए, हाइपरलूप एक नेविगेशन के लिए या आप कह सकते हैं एक मोबिलिटी के लिए एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करेंगे। और एक ट्यूब्स में इस तरह से एक ट्यूब बना दी जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ ये मॉडल किस तरह से है कि अगर ये ट्यूब है, इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे पॉड्स बना दिए जाएंगे जिसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे। तो अब ये पॉड्स होंगे जो बहुत ही तेज़ रफ्तार से चलते हैं और अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ हो सकती है। तो ये लाइट की जैसे लाइट तो बहुत ज़्यादा हो गया, साउंड की स्पीड से ही चल सकते हैं कि इतनी तेज़ स्पीड से चलेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो डिस्टेंस का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके लिए भारत में हाइपरलूप के ऊपर काम किया जा रहा है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है कि हम इंडिया में रहते हुए फुल्ली इंडिजिनाइज्ड वे में इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। तो हाइपरलूप इज़ अ न्यू इनोवेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का ये नया इनोवेटिव मोड है विच डिस्टर्ब्स द पैराडाइम ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट वेयर स्पीड एंड कंफर्ट आर कार्बन हैवी। तो वहाँ पे स्पीड और कंफर्ट जो है कार्बन हैवी है, मीन्स अगर आप जितना ज़्यादा कंफर्ट में जाना चाहेंगे उतना ज़्यादा कार्बन पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा, यानी कि आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, पेट्रोल खर्च होगा और उतना ही ज़्यादा आपको कंफर्ट आएगा। इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल फास्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर विद अ मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट। तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट के साथ कहा जा रहा है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आगे आएगी। कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन लेविएटिंग पॉड्स ट्रैवलिंग एट नियर सोनिक स्पीड्स इन वैक्यूम ट्यूब्स बिल्ड बिटवीन सिटीज़। तो यही मैंने आपको बताया कि दो शहरों के बीच में अगर इसको हम बना दें तो अंदर ये पॉड्स बने हुए होंगे और इनके अंदर लोग बैठे हुए होंगे और ये बहुत तेज़ स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से या सोनिक स्पीड से यानी कि साउंड की स्पीड से ये अंदर ट्रैवल करेंगे। तो अब मैगलेव इन वैक्यूम ट्यूब, इसको मैगलेव कह सकते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन होगा। मैग्नेटिक लेविटेशन का मतलब क्या होगा कि ये ज़मीन से यानी कि इस सतह से टकराएगा नहीं, ये हवा में बीचों बीच हवा में रहेगा। पहले ये ज़मीन से टकराएगा, जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ेगा ये ऑटोमेटिकली बीच में हवा में आ जाएगा। तो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मैग्नेटिक लेविटेशन होगा। तो अगर वो कोई दो सरफेस आपस में टकराएंगे ही नहीं तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा। अब फ्रिक्शन कम होगा तो वहाँ पे फोर्स या एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होगी और कम एनर्जी में आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ जॉइन हैंड्स विद IIT मद्रास टू इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवेज ने IIT मद्रास के साथ साइन अप किया है, MOU साइन किया है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को भारत में इंडिजिनसली डेवलप किया जाए। विच रन्स फास्टर दैन बुलेट ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन से तेज चलेंगी एंड हैज़ कंसिडरेबली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगा बहुत कम होगा। वो अलग बात है कि इसका जो फर्स्ट टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा दो शहरों के बीच में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन इनका कहना ये है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगी। इंडियन रेलवेज विल एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹8 करोड़ टू IIT मद्रास फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो 8 करोड़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दी जा रही है IIT मद्रास के स्टूडेंट्स को कि आप ये टेक्नोलॉजी डेवलप करें। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया और बांग्लादेश की डिफेंस न्यूज़ है कि नेवीज़ ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया टू अंडरटेक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो चौथा एडिशन है भारत की नेवी का और बांग्लादेश की नेवी का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कॉरपैट कहा जाता है। ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट है अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर टू बी कंप्लीटेड बाय सितंबर 2023। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लैगशिप 1224 किलोमीटर का लंबा एक प्रोजेक्ट है अमृतसर से भटिंडा होते हुए जामनगर, जो कि गुजरात में कॉरिडोर है, इज़ बीइंग डेवलप्ड एट अ टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹26,000 करोड़। और ये कनेक्ट करेगा कई सारे इकोनॉमिक टाउन्स को, लाइक अमृतसर, भटिंडा, बीकानेर, इन सबको कनेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर था, यानी कि बिल्कुल ग्रीन फील्ड से इसको बिल्कुल ग्रीन फील्ड बेसिस पे इसको बनाया गया है। यानी कि पहले यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे फील्ड पहले ग्रीन है उसको हटाया जाएगा, उस पर जितनी भी ग्रीनरी है उसको सबको ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेस से उस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। तो ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है जिसको बनाया जा रहा है अमृतसर से जामनगर के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया गेट्स द हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ $83 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो भारत को हाईएस्ट, अब तक का हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो हुआ है $83 बिलियन का। तो FDI इक्विटी इनफ्लोज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइज बाय 76%। तो 76% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इक्विटी आई है। FDI इनफ्लो राइज हुआ है 23% से पोस्ट कोविड के बाद से 23% बढ़ा है। कर्नाटका जो है इमर्ज हुआ है एज द टॉप FDI इक्विटी इनफ्लो रेसिपिएंट स्टेट इन इंडिया। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा FDI आया है।
टॉप एफडीआई इक्विटी इनफ्लो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से 27%, उसके बाद यूएसए से आया 18% और उसके बाद मॉरिशस से आया है 16%। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बिकम्स द टॉप रेसिपिएंट सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया कहाँ से है वो तो हमें पता चल गया, सिंगापुर से, उसके बाद यूएसए से, उसके बाद मॉरिशस से। फिर आया किस में सबसे ज़्यादा है? वो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। तो ये टॉप रेसिपिएंट सेक्टर है एफडीआई का भारत में, इसका 25% है। इसके बाद सर्विस सेक्टर में आया है 12% और उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आया है 12%। तो देख लेते हैं कि कितना कितना एफडीआई भारत में आया है। तो 2018-19 में $62 बिलियन आया है, 19-20 में 74, 2020-21 में 81 और 2021-22 में $83.57 बिलियन। तो लगातार अगर ये देखा जाए कि पिछले 4 सालों में, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स में लगातार एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये दिखता है कि इंडियन इकनॉमी स्ट्रांग है और बाहर की कंपनीज़ को ये लगता है, बाहर की कंट्रीज़ ये सोचते हैं कि इंडियन इकनॉमी या इंडियन जो इंडिया है उसका मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पर है। अंडर दी सेक्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर द मेजर रेसिपिएंट स्टेट्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो और कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे आया है? कर्नाटका में आया है 53%, फिर दिल्ली में 17% और महाराष्ट्र में भी 17% आया है। कर्नाटका टॉप रेसिपिएंट स्टेट है जिसमें से 38% शेयर ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो रिपोर्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 26% और दिल्ली 14%। मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी इनफ्लो ऑफ कर्नाटका, अब जो मेजॉरिटी इक्विटी आई है कर्नाटका में वो किस चीज़ में आई है? वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, क्योंकि बेंगलोर में बहुत बड़ा आईटी हब है तो ज़्यादातर चीज़ उसमें ही आई है। नेक्स्ट आया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 20% में और एजुकेशन में 12% में। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कन्हेरी केव्स कहाँ पे है? तो कन्हेरी केव्स है मुंबई महाराष्ट्र में। मालवीय मिशन चलाया जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ये फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे टीचर्स की या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। टीचर्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए मालवीय मिशन चलाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है हिज एक्सीलेंसी एंथनी एल्बनीज़ को कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन होने जा रहे हैं? वो एंथनी एल्बनीज़ होने जा रहे हैं। फिर NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? कहाँ पे? लेह में किया गया है। और पीएम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है निखत जरीन को कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और उसके साथ साथ उन्होंने मनीषा माउन और परवीन हुड्डा को भी किया है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन को गोल्ड मिला है, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि भारत का पहला फूड म्यूज़ियम ओपन किया गया है थंजावुर तमिलनाडु में पिछले साल। तो कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसने उसको खोला है? तो वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड म्यूज़ियम बनाया है वहाँ पे। सर विलियम जोन्स जो एक फिलोजिस्ट थे और स्कॉलर थे एंशिएंट इंडिया के, फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1784। 1784 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ये सीधे सीधे से अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है राजीव वहीर सर की तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1784 में टू एनकरेज ओरिएंटल स्टडीज़। कुछ साल बाद द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम, उन्होंने एक म्यूजियम बनाया। सून मैनी यूरोपियंस बिगेन टू डोनेट टू दिस म्यूजियम। आज ये जो म्यूज़ियम है ये भारत का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। तो ये कौन सा म्यूज़ियम है? ये इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता है। तो भारत का सबसे पुराना अगर म्यूज़ियम अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन है? वो इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता है। दिस स्मॉल ब्रॉन्ज स्कल्पचर विदाउट फीट एंड विद बेंगल्स स्टैक्ड ऑन द लेफ्ट आर्म डेट्स बैक टू 2500 BC। तो ये क्या है? तो स्मॉल ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये डांसिंग गर्ल है जो कि नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखी है और ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से, मोहनजोदारो से मिली है। द म्यूज़ियम वाज इंस्पायर्ड, ये जो म्यूज़ियम है ये इंस्पायर किया गया है बाय द पायनियरिंग हिस्टोरियन एंड फिलोसफर ऑफ इंडियन आर्ट आनंद कुमार स्वामी से ये इंस्पायर है एंड इनाग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनाग्रेट किया था। इट वाज फाउंडेड बाय एन इंडस्ट्रियलिस्ट हुज ब्रदर फाउंडेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये उन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा फाउंड किया गया है जिनके भाई ने IIM फाउंड किया था। तो ये कौन सा म्यूज़ियम है? ये है कैलिको म्यूज़ियम ऑफ टेक्सटाइल्स। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर दिस मैन वाज अ फ्रीडम फाइटर, ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए एंड लेटर स्टार्टेड हिज ओन फेथ, और बाद में इन्होंने खुद का ही फेथ डेवलप किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट की, यानी कि बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट की। ही डाइड एट द एज ऑफ 25 एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। प्राइम मिनिस्टर ने वन सेड ही इज़ अ नेशनल आइकॉन मच लाइक अम्बेडकर, गांधी एंड पटेल। तो उनके ऊपर एक रिसेंटली एक म्यूज़ियम खोला गया है
तो वो किसकी बात की जा रही है? तो ये बिरसा मुंडा की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिरसा मुंडा ने बीच में क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट की थी, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। दिस यूनिक म्यूजियम इन बेंगलुरु इज़ हाउस्ड इन अ सिंगल रूम और कंटेन करता है 400 स्पेसिमेन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के, कि ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, उसके 400 स्पेसिमेन है इस म्यूजियम में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेरियस वेज इन विच दिस ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड। तो ये कौन सा ऑर्गन है? ये ब्रेन है, कि इंसान का ब्रेन जो है किस किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर ही म्यूजियम बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको आप पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे। कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी सजेशन आता है इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या क्या आपके सजेशन होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।